सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। इस साल का माली साल 2023-24 उसके लिए तकरीबन 145 खरब रुपए का बजट पेश किया गया है। डार साहब ने असेंबली में तकरीर करते हुए इस बजट के अहम नुकात और उसके साथ साथ बजट का डॉक्यूमेंट जो है वो पेश किया। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन ये अहम नुकात आप देख रहे हैं जो बजट में मौजूद हैं। इन हालात में जब पाकिस्तान मईशत के एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ना सिर्फ मईशत के बल्कि एक पॉलिटिकल टर्मोइल से भी गुजर रहा है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंजेस पिछले 9 मई के बाद से आई हैं और उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल अनरेस्ट रहा है मुल्क में। मैं तो समझती हूँ 2014 के बाद से कोई दिन सुकून का तो नहीं गुजरा, एक पॉलिटिकल अनरेस्ट ही रहा है। मतलब है एक के बाद एक तहरीक, एक के बाद एक तहरीक, बहुत सारे और भी ग्रुप्स थे जो निकले, इस्लामाबाद बंद करने की कोशिश की, जब फॉरेन डिग्नेटरीज भी आ रहे होते थे तो यही मामला चलता रहा। लेकिन ये बजट कितना अवाम दोस्त है कितना नहीं, IMF से प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बड़ी खबर है वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि टेलीफोनिक रब्ता हुआ, MD से बात की और गुफ्तगू हुई और उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई कि 2019 में एक मुआहिदा हुआ था, फिर उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, उसको तोड़ दिया गया 2021 में। और ऑब्वियसली जब आप किसी एक खसारे बेस्ड मुल्क हो, कर्जों के हुजूम में हो, बैरूनी कर्जे बढ़ते जा रहे हो और आपने पैसे देने हो किसी के, डिपेंडेंट हो आप इन ऑर्गेनाइजेशंस पे, मतलब है ये कहना बहुत आसान है कि जी हम इनको कशकोल को तोड़ देंगे और IMF को गुड बाय कह देंगे, लेकिन आप कह नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली दैट इज द रियलिटी और हमेशा रियलिटी दिखानी चाहिए। अब ये कहा जा रहा है कि IMF कुड प्रॉबली उन्होंने एक तरह की वर्बल कमिटमेंट दी है, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगी, रीस्केड्यूलिंग ऑफ द प्रोग्राम होगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने बहरहाल इलेक्शंस में जाना है और इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने कहा कि हमने बजट रख दिया गया है। अब अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो उसमें कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। आप जानते हैं कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी जहांगीर तरीन खान साहब की रहनुमाई में, सरबराही में, इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से लॉन्च हुई, जिसके अंदर तहरीके इंसाफ के सारे तकरीबन वो लोग जो कुछ पुराने दोस्त साथी और जो छोड़ के गए थे वो शामिल हुए। इसके साथ साथ एक और खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जेल से निकलने के बाद उन्होंने तहरीके इंसाफ के चेयरपर्सन से मुलाकात तो की, लेकिन उसके बाद खामोशी। और हम ये भी जानते हैं कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ ये कह चुके हैं कि अगर वो जेल जाते हैं या वो सियासत से माइनस होते हैं तो उनके बाद शाह महमूद कुरैशी इस पार्टी को लीड करेंगे। तो अब ये वाज़ेह है कि तहरीके इंसाफ के 2 बड़े धड़े हो जाएंगे और दोनों को अहम शख्सियात लीड करेंगी, दोनों की आपस में नहीं बनती। आज के 2 इंपॉर्टेंट गेस्ट और उनमें से एक इफ्तिखार अहमद साहब हैं जो सीनियर एनालिस्ट भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इकोनॉमी में भी बात कर लेंगे, इन जनरल बात करेंगे ताकि अवाम को भी पता चल सके कोई रिलीफ मिला नहीं मिला। उसके साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, मोहसिन बेग साहब, ही इज जॉइनिंग मी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, पर्सनल दोस्त भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब ने भी वक्त निकाला और जो सियासी गुफ्तगू है ना वो मोहसिन बेग साहब से ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि तहरीके इंसाफ को अगर कोई बहुत अच्छी तरह से अंदर या बाहर से जानता है तो वो मोहसिन बेग साहब है। आबिद सुलेरी साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, वो बजट पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मेरा ख्याल से गुफ्तगू का आगाज आबिद सुलेरी साहब से कर लेते हैं, क्योंकि आबिद सुलेरी साहब मैं चाहती हूँ बजट में थोड़ी सी गुफ्तगू करके फिर जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की मईशत, सियासत और आने वाले इलेक्शंस पे बात करेंगे। आप इस बजट को किस तरह देखते हैं? एक ऐसी हुकूमत जो बिल्कुल अनपॉपुलर हो, अवाम में डिसीजंस लेने की सकत ना रखती हो, मुश्किल से डिसीजंस ले रही हो, और फिर इस बजट के बाद उन्होंने अवाम में वापस इलेक्शंस के लिए भी जाना है। खसारे का बजट है, लेकिन क्या अवाम के लिए कोई रिलीफ है? देखिए, सबसे पहले तो जो इंतखाबी बजट होते हैं वो हर हुकूमत अपने टेन्योर के एंड पे पेश करती है और वो हमेशा खसारे के होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें आमदनी के बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है और
अखराजात जो स्पेशली प्रो पब्लिक अखराजात है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाए जाते हैं। जैसे 2018 का बजट था जो कि PMLN दौर का छठा बजट था, वो एक प्योरली इलेक्शन बजट था, प्री इलेक्शन बजट। मौजूदा हुकूमत जो है, ये वाला जो बजट कल पेश हुआ है, इसको मैं प्री इलेक्शन बजट इसलिए नहीं कहता कि अगर मैं 2018 के साथ इसको कंपेयर करूं तो ये उसके मुकाबले में कुछ हद तक रियलिस्टिक है, और उसकी एक बड़ी वजह है उसके रियलिस्टिक होने की। सान है 9 मई से पहले लग ये रहा था कि एक PTI जो है वो एक बड़ी अपोजिशन पार्टी के तौर पे इलेक्शन में टफ टाइम दे रही होगी, और उस वक्त जाहिर अगर वो हालात ना होते 9 मई वाले तो ये वाला बजट ये बड़ा अनरियलिस्टिक और बहुत ज़्यादा ये प्री इलेक्शन बजट होता। 9 मई के बाद जैसा आपने इब्तिदाई में फरमाया जो PTI की टूट फूट हुई है, तो अब एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह होती जा रही है कि PTI एज ए पोलिटिकल पार्टी PDM जमातों को कोई टफ टाइम नहीं दे पाएगी इलेक्शन में। अब अगर ऐसा होता है तो फिर अगली हुकूमत किसकी बन रही होगी? अगली हुकूमत जाहिर है कि PDM ही में शामिल जमातें जो हैं उनमें से कोई बड़ी पार्टी लीड कर रही होगी, खा वो PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, उसके साथ जो भी नए ग्रुप शामिल हो रहे हों, अलायंस किस तरह का भी बन रहा हो। तो अगर इस तनाज़र में देखें तो फिर डार साहब के पास ये जो बजट कल प्रेजेंट हुआ तो उनके लिए नेचुरली ये बहुत ज़रूरी था कि वो एक ऐसा बजट पेश करे जो कि IMF के साथ उनको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना ले जाए। और हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कबीना की मीटिंग में भी कहा, डार साहब ने भी कहा कि IMF के साथ बातचीत जारी है, क्योंकि जो भी हुकूमत में आएगा अगले इलेक्शन के बाद जो पहला काम उसको करना होगा वो IMF के साथ एक प्रोग्राम में जाना होगा, रीनेगोशिएट बिल्कुल शुरू करना पड़ेगा दोबारा से IMF के पास। सो इस गवर्नमेंट को एक तरह से ये तो रिलीफ मिल गया ना कि IMF की कड़ी शराइत जो बाद में आनी थी, इनको थोड़ा रिलीफ मिल गया वो बजट देने के लिए। तनख्वाहें भी इन्होंने बढ़ाई और भी कुछ रिलीफ इन्होंने दिया। लेकिन ये फिर भी रियलिस्टिक है, सिर्फ इसमें रियलिस्टिक से मुराद उस तरह का प्री इलेक्शन बजट नहीं है। अब जो दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आमदनी जो है वफाक की उसमें तो आपके कर्जे भी पूरे नहीं होते, सूद की अदायगी भी नहीं हो पाती, और उसके बाद फिर आपको डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन भी करनी है, तनख्वाहें भी देनी है, पेंशन भी देनी है, फिर आपको मुल्क की दफाई सलामती पे भी कम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सही बात है। तो बड़ा सवाल ये है कि पैसा कहां से आएगा। सर गुफ्तगू आगे बढ़ाती हूँ, आई कम बैक टू यू। मोहसिन सुलेरी साहब आपके पास वापस आती हूँ। मैं चाहती हूँ इस सेगमेंट में सबके ओपनिंग कमेंट्स आ जाएं और डिस्कशन थोड़ी बढ़े आगे। मोहसिन बेग साहब आपकी तरफ गुफ्तगू को लेके आती हूँ। बजट के हवाले से अगर इफ यू वांट टू कमेंट ऑन समथिंग कि आपके ख्याल में, मैंने आपकी एक ट्वीट पढ़ी थी और उसमें आपने मईशत के हवाले से 2023-24 के हवाले से आपने कुछ बातों की तरफ इंडिकेट किया था, लेकिन आपने ये नहीं उसमें वाजे किया कि वो गवर्नमेंट की तरफ से होंगी, वो कौन इनिशिएट करेगा। उसमें ईरान का भी जिक्र था, दीगर भी जिक्र था, और फिर वो ट्वीट काफ़ी वायरल हुई। तो पहली बात तो ये बता दें कि वो आपने ही की थी, और फिर आपने उसने कहा काफ़ी पैसा जो है वो आपको लगता है कि 23-24 के दरमियान में पाकिस्तान में आने की गुंजाइश है। उसमें थोड़ा एलैबोरेट कर दे शुरू में। बहुत शुक्रिया यास्मीन। बेसिकली गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव लेके ये 5 कंट्रीज़ के साथ लोकल करेंसी में एक मुआहदा किया जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, लेकिन रशिया के साथ भी किया। तो उसमें ये कि आपकी, क्योंकि डॉलर हमारे पास है नहीं, हमारी एक्सपोर्ट उस तरीके से नहीं हो सकी, इंपोर्ट हमारी बिल्कुल रुक गई, तो आपका जो रॉ मटेरियल है जिससे मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें होती हैं लोकली और फिर एक्सपोर्ट भी होती हैं कुछ चीज़ें, तो उसमें अगर आप लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं तो नेचुरली हमारे यहाँ एक बेहतरी सूरत आ सकती है। सुलेरी साहब ने बेहतर एक्सप्लेन किया है। ये बजट मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक बेहतर लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के दिया है, और शायद इनको ये भी बिल्कुल, और मुझे भी यकीन है, और आज अब जो हालात बने हैं कि ये इलेक्शन अगर ये अक्टूबर में हो जाते हैं तो यही लोग वापस आएंगे, और इनको फिर इकॉनमी के लिए स्टेबल करने के लिए या IMF से या जो भी इन्होंने इनिशिएटिव लेने हैं उसके लिए इनको 5 साल का अर्सा मिल सकता है। और ये समझते हैं कि अगर हम वापस आएँ तो हम एक स्टेबल तरीके से इसको आगे लेके जा सकते हैं। नो डाउट कि आपकी इकॉनमी के जो हालात हैं, ये 4-5 साल प्रेशर में रहेगी ये इकॉनमी, और पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो नेचुरली ईज आउट होने में उनको टाइम लगेगा। तो ओवरऑल मेरा तो उस तरफ इशारा था कि अगर आपने ये जो इनिशिएटिव लिया इसको प्रमोट किया जाए, बिज़नेस कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए, और जो हमारी रीजन में ट्रेड है उसको बढ़ाया जाए।
मोहसिन बेग साहब, आई थिंक ये हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन आपने एक इंडिकेट किया जिस बात की तरफ, उससे मैं एक सेकंड क्वेश्चन करके इफ्तिखार साहब के पास गुफ्तगू ले जा रही हूँ। आपने कहा कि क्वाइट पॉसिबल कि यही लोग री इलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन देखिए अवाम जब वोट डालती है तो ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन होती है, किसी को नहीं पता होता कि कौन किसको वोट डाल रहा है। अब हम वापस रिवायती सियासत की तरफ जा रहे हैं, पीडीएम किसी किस्म की तरह इत्तेहाद करके हुकूमत में जाएगी, क्योंकि हमने देखा है पीपल्स पार्टी बहुत मुतहरिक है और काफ़ी ज़्यादा पंजाब में लोग उनको ज्वाइन भी कर रहे हैं और वो अपनी स्पेस भी वापस रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब में। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये सब कुछ तो हमारे सामने है, ये इस्तेकामे पाकिस्तान जो बनी है ये वर्सेस शाह महमूद कुरैशी, आपको लगता है कि ये आपस में मिल सकते हैं या ये दोनों हमेशा अलग ग्रुप रहेंगे और इससे वोट टूटेगा, मजीद बिखरेगा पीटीआई का वोट? देखिए, पीटीआई का वोट जितना भी है उस पर डिबेट किसी और दिन करेंगे, लेकिन ये जो पार्टी नई बनी है इनको पीटीआई का वोट तो नहीं मिलता, ये तो हेट्रेड होगा। और जिस शख्स का ये वोट है वो चाहेगा कि वो वोट किसी और को पड़ जाए, इनको ना पड़े, क्योंकि इन लोगों ने जो कुछ किया है पिछले 20 दिनों में जैस्मीन, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। मैं नहीं समझता कि ये कैसे अपने चेहरा शीशे में देखते होंगे या घर वालों को दिखाते होंगे। इतना मतलब उसकी कुछ भी आप मुखालफत करें उस शख्स की, लेकिन जिस तरीके से ये जूते छोड़ के भागे हैं, फिर ये समझ रहे हैं कि हम इलेक्शन, मैं आपको गारंटी करता हूँ, पहली बात तो इनमें कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा, अगर खड़ा हो गया तो वो इबरत का निशान बन जाएगा। और ये जो वोट हेट्रेड का है और जो धोखाधड़ी का है और जो फ्रॉड का और बेशर्मी का है, वो इनको नहीं मिलेगा, ये मैं बता दूँ। और रहेगी बात जो मैंने बात की है कि ये लोग वापस आएंगे, देखिए इलेक्शन मैं पहले भी कह रहा था और अभी तो अल्लाह ताला ने माहौल ही ऐसा कर दिया। मकसद ये है कि पंजाब की हद तक और सिंध की हद तक ये दोनों ऐसी पार्टीज़ हैं, पंजाब जो जीतता है वही सेंटर में आता है। जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं बलूचिस्तान को, साउथ पंजाब को, केपीके को, बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि वो नून लीग का उस तरीके से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और नून लीग के साथ जो अब इत्तेहादी जमातें बैठी हुई हैं, वो इसी तरीके से 19-20 करके ये गवर्नमेंट फिर बनेगी और उसको लीड नून लीग करेगी। अब आ जाए इत्तेहादी पार्टी ये जो बनी है इस्लाम में पाकिस्तान, मैं तो ये इस पर डिबेट ही नहीं करनी चाहिए। ये सब लोगों को पार्क किया गया, जिस तरह किया गया, जैसे भी किया गया, वो डिबेट लंबी है। But these people have no future in politics. These people have no future and not in politics also। और public imaging भी एक चीज होती है ना। इफ्तिखार अहमद साहब, ये दो बातें हैं, बजट और बजट से रिलेटेड सियासत। अब मैं चाहती हूँ अपने इनके कमेंट सुने, आपका क्या ख्याल है इन पर? बजट में ऐसी ख़ास बात मुझे तो कोई नज़र नहीं आई। ये अलबत्ता हुआ कि अगर मेरा 100 रुपया कम होके कोई 60 रुपए के करीब आ गया था, उसमें 5 रुपए मुझे वापस मिल गए, 65 रुपए का हो गया होगा, तो फिर भी मेरे पैसे तो कम हुए हैं ना अफरात ज़र की वजह से। देखना तो ये है, आपने तनख्वाहें बढ़ाई हैं सरकारी मुलाजमीन की, मेरी और आपकी तनख्वाह कौन बढ़ाएगा? आपके और हमारे मालकान तो कई साल तनख्वाह नहीं दे रहे। और जो आप कहते हैं कम से कम तनख्वाह, जो मिनिमम वेज आप बोलते हैं, वो कौन देता है और कहाँ मिलती है, ये सवाल भी बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे तो ऐसी ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई। ये है कि डिफ़ॉल्ट से आप बच गए हैं, और यही एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है कि बस, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इसमें कौन सी ऐसी खूबी है जिसका मैं तज़किरा करूँ। ठीक कह रहे हैं आप, मेरे ख्याल से इन हालात में ऐसा ही बजट आ सकता, तो बजट हमारे अमूमन खसारे के होते हैं, कोई ख़ास इसमें ऐसी खूबी नहीं है। इफ्तिखार साहब, जो मोहसिन बेग साहब ने सियासत के हवाले से जो एक अपनी प्रेडिक्शन भी की है, या एनालिसिस ही कहूँगी, फ्यूचर एनालिसिस इंसान कर सकता है हालात को देखकर, आप कैसे देख रहे हैं ये जो सारी मूवमेंट हो रही है अब, पॉलिटिकल मूवमेंट? आई एग्री विद मोहसिन बेग साहब इन टोटली। जो उनका तजिया मैं वो समझता हूँ दुरुस्त तजिया है। मोहसिन बेग साहब अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत अहम रोल इन्होंने भी अदा करना है पाकिस्तान के अंदर, तो इनका तजिया बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। नहीं, इफ्तिखार अहमद साहब, मुझे ये बताएं, ये इस्तेकाम-ए-पाकिस्तान जो है एक पार्टी जो लॉन्च हुई है या
हुई है या की गई है, व्हाटएवर जो भी है उसके जिस तरह वहाँ पे लोग, इसमें बहुत सारे लोग तो वो हैं जो 2 दिन पहले ये कह रहे थे हमने सियासत छोड़ दी है, हमने तौबा कर ली है, अब हम कभी सियासत नहीं करेंगे, अब तो हमने सियासत से माजरत कर ली है। तो ये किस तरह आनन फानन 1 सेकंड में लाहौर पहुंच गए और फिर अल्लाह माफ करे जो शक्लें इनकी आई हैं जिस तरह की बनाई हुई थी इन्होंने, जैसे ये पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे, पता नहीं इनको कोई वो टॉर्चर सेल में डाल रहा हो। देखो जैस्मिन, आपने सवाल दूसरी दफ़ा मुझसे किया है जी। मेरा जवाब वही है जो मोहसिन बेग का जवाब है। मोहसिन बेग साहब ने बहुत तफसील से इनके मुस्तकबिल के बारे में भी ख्यालात का इजहार किया है, ये कैसे बने उसके बारे में भी इन्होंने ख्यालात का इजहार कर दिया है। महज कुछ लोग हैं जो अपनी सीटें बचा सकते हैं, जिनके पास कोई अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, बाकी तो बहुत मुश्किल है कि वो लोग अपनी सीटें भी बचा सकें, बहुत मुश्किल है। और बाकी रहा वोट बैंक, जो ये मोहसिन बेग साहब ने कहा है कि एक शख्स का अगर वोट बैंक है तो उस वोट बैंक को देखना है कि क्या उस वोट बैंक का वही हाल होता है जो एक ज़माने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक का हाल हुआ था, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बैंक का हाल हुआ था कि वो लोगों ने वोट नहीं डाले थे और पीपल्स पार्टी को बुरी तरह सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। और ऐसी सूरत हाल का सामना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी करना पड़ा था। अगर उनका वोटर बाहर ही नहीं निकलता जो उनको वोट देना चाहता है, और आप कराची को देख लो, MKM का वोटर एब्सेंट रहता है फ्रॉम दी पोलिंग डे वाले दिन नहीं आता वो, और टर्नओवर आप देख रहे हैं कितना कम होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वोटर किसी को भी वोट डालेगा। और शाह महमूद कुरैशी में मुझे कोई इतनी उनकी कोई परफॉर्मेंस इतनी नहीं अच्छी नज़र आती कि वो एक पार्टी को लीड कर सकें और इतना बड़ा जो वोट बैंक उनको मिला विरासत में उसको सस्टेन कर सकें। आई डोंट थिंक सो कि वो कर सकते हैं। मुश्किल ऑब्वियसली जाहिर है हो। जी 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 मोहसिन साहब। इफ्तिखार भाई ने जो बात की है कि विरासत में जो वोट मिला है, ये जो शख्स है ये मरते मरते मर जाएगा, ये विरासत किसी को दे के नहीं जाएगा। और शाह महमूद कुरैशी साहब को तो बिल्कुल नहीं दे के जाएगा। और वो उनको मिलने गए थे ज़मान पार्क में, और उसके बाद से शाह साहब बिल्कुल खामोश है, बिकॉज ही नोज़ कि वो किसी को अपनी विरासत नहीं देगा। ये उस पार्टी उसने बनाई थी, इसको तबाह भी वही करेगा और इसको ख़त्म करके जाएगा। जो कि काफ़ी मोहसिन साहब आज शाह महमूद कुरैशी मोहसिन साहब आज शाह महमूद कुरैशी ने अपने ख्यालात का इजहार किया है बजट के बारे में जी। उन्होंने भी किया है और हमाद अज़हर साहब ने भी किया है। इन 2 लोगों ने किया है, इसका मतलब है कि वो थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता ना। उसके लिए तो बहुत मुश्किल ये हो गई है कि सराइकी बेल्ट के अंदर एक नई पॉलिटिक्स जो जन्म ले रही है, उसको उसका भी मुकाबला करना है, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मुकाबला करना है और उसको जहांगीर तरीन का भी मुकाबला करना है। तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं नहीं समझता कि वो प्रॉपर्ली परफॉर्म भी कर पाएगा। और सर मैंने कहा था एक छोटा सा वक्फा लेना है मुझे। इफ्तिखार साहब एक ले लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। आबिद सुलेरी साहब एक बात बताइएगा, ये जो इतना पॉलिटिकल टर्मोइल रहा है पाकिस्तान में और पता नहीं आगे जाके इस्तेकाम आता है या नहीं आता, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? बिकॉज मुझे तो लगता है, मतलब मैं आई एम नो इकोनॉमिस्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली आई फील कि मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ, जिनसे भी बात करती हूँ, कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। आई मीन हर बंदा रुका हुआ है, वो देख रहा है, वो सोच रहा है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता, कोई छोटी से छोटा कारोबार नहीं करना चाहता, कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक रुकी हुई है, लोग सहमे हुए हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है इकोनॉमी की जो हालत है इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान का रुपया जो जिस तरह तबाह हो रहा है। ये एक रीज़न नहीं, ये मेन रीज़न है, चूँकि जो IMF का प्रोग्राम जिस तात्तुल का शिकार हुआ उसकी बुनियादी वजह यह थी कि दोस्त ममालिक की तरफ से रोल ओवर्स नहीं मिले, चाइना की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, UAE की तरफ से। और दोस्त ममालिक जो है वो पिछले 1 साल से वेट एंड सी मोड में थे, सिर्फ यही इंतज़ार कर रहे थे कि जो पंजाब में जो टग ऑफ वॉर चल रही थी पॉलिटिकल पावर की हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही साहब के दरमियान, उसको देख रहे थे। असेंबली आज टूट रही है, कल टूट रही है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। अब जाहिर है कि जो आपके बैरूनी दोस्त हैं वो किसी ऐसी हुकूमत के साथ अपने मामला चला जिस पर उनको पता हो कि
कोई 2-4 साल के लिए है, ना कि वो किसी ऐसी हुकूमत के साथ उसको oblige करे जो कि उनको पता हो कि कल इलेक्शन होने जाएंगे और पता नहीं वो वापस आएगी या नहीं। अब ये सारा जो कुछ हुआ उसके बाद दूसरा जो इम्पैक्ट आया उसका कि सैलाब के बाद जिनेवा प्लेजेस आप देखिए $10 बिलियन की वहाँ पे प्लेजेस हुई तकरीबन। उस वक्त डार साहब का भी ये ख्याल था कि और हुकूमत का भी कि ये डॉलर्स पाकिस्तान आएंगे और रुपया स्टेबल हो जाएगा, लेकिन उसमें भी चूँकि $8 बिलियन के करीब वर्ल्ड बैंक और IMF और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के थे, वर्ल्ड बैंक ADB और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के, तो उन्होंने उसको IMF के साथ लिंक कर दिया कि आपकी IMF के साथ डील होगी तो तभी ये प्लेजेस आएंगी, वरना ये आपके पास नहीं आएंगी। जिसका नतीजा फिर ये निकला कि रुपया जो है उसका इंटर बैंक और ओपन मार्केट का रेट इतना वसी होता चला गया कि लोगों ने बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करना बंद कर दिया। और आज भी इस वक्त अगर 25-30 रुपए का फ़र्क है ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का, तो आप देखिए कि हर कोई जिसने कोई $2 भी भेजने हैं वो बैंक के जरिए क्यों भेजे, जब उसको पता है कि हुंडी या हवाला के जरिए उसको इसके ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। और इसी वजह से वो डॉलर की शॉर्टेज भी हो गई और लोगों में एक पैनिक बाइंग आ गई, क्योंकि रोज़ाना रुपया नीचे जा रहा है तो लोग अब पैनिक में आके अपना वाइट मनी भी वो ब्लैक कर रहे हैं कि वो जाके डॉलर खरीद कर उनको लॉकर्स में जमा करवा रहे हैं। तो ये जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, कोई आपको नज़र नहीं आता कि आगे किसकी हुकूमत होगी, तब तक ना तो दोस्त ममालिक आप पे एतबार कर रहे हैं, ना कोई इन्वेस्टर आपके पास आ रहे हैं, ना फॉरेन डायरेक्ट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना रेमिटेंस आ रही हैं। और डार साहब जब कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, मैं मानता हूं कि अप्रैल 2024 तक हमारी कोई सॉवरेन पेमेंट नहीं, डिफ़ॉल्ट इंशाल्लाह नहीं होगा। लेकिन अगर IMF का प्रोग्राम फौरी तौर पे शुरू नहीं होता तो रुपए की कदर जो है वो मजीद गिरती चली जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मैं और आप शायद उस वक्त तक दिवालिया हो चुके हों। ये आप ठीक कह रहे हैं। मोहसिन बेग साहब, क्या IMF के बजट के बाद IMF से कोई बातचीत करने की गुंजाइश, या देखें जैसे आबिद सुलेरी साहब ने कहा कि ADB ने और दीगर ने भी कमिटमेंट कर ली, तो फिर क्या हुआ, वजह क्या बनी, मेजर वजह क्या बनी कि हम IMF का प्रोग्राम दोबारा से हम उसको शुरू करने वाले हैं और वर्बल कमिटमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन हम नाकाम हुए उसको रिवाइव करने में? बिल्कुल सुलेरी साहब ने अच्छा एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली जैस्मिन, बेसिकली जब इमरान खान साहब लास्ट गवर्नमेंट के दिन थे तो उन्होंने जो वायलेशंस की उस एग्रीमेंट की IMF के, उसके बाद वो थोड़े से पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट आई उसके साथ रिलक्टेंट थे। और अगर आपको याद हो कि शौकत तरीन साहब ने और झगड़ा ने और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा जी लेटर लिखो IMF को, फिर खान साहब जिस लॉबी का हिस्सा है न्यू कॉन का, वो नहीं चाहते थे कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान को कंटिन्यू करे। उसकी वजह ये थी कि आप देख लें खान साहब ने जितना अनरेस्ट क्रिएट किया पिछले 1 साल में, पहले वो कौमी असम्बली से चले गए, फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिए। वो चाह रहे थे कि एक ऐसा डिस्टर्बेंस और ऐसा एक पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट कर दें कि कोई भी शख्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करे। और जो IMF का प्रोग्राम है, ये बाकी सब लोग IMF के प्रोग्राम के साथ लिंक्ड हैं। इवन सऊदी अरबिया, UAE, सारे जो हमारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स थे, डोनर्स थे, वो उन्होंने प्रोग्राम IMF के साथ लिंक कर दिया कि वहाँ से मिले तो फिर हम भी कर देते हैं। तो वो उसने अनरेस्ट इस तरीके से किया, फिर पंजाब की असम्बली तोड़ दी, KPK की तोड़ दी और एक फसाद क्रिएट किए रखा ताकि हमें और हमारी इकॉनमी, वो बार बार कहता भी रहा कि ये श्रीलंका बनेगा। तो अल्लाह की कोई मेहरबानी थी कि हमने सस्टेन कर लिया। या डार साहब जो है आपको पता है वो बड़े ज़िग-ज़ैग करके मनूवर कर लेते हैं चीज़ों को। उन्होंने लेस देन 2 बिलियन आपके रिज़र्व रहे, लेकिन फिर भी अल्लाह के फजल से हम डिफ़ॉल्ट नहीं हुए। तो अभी अगर इलेक्शंस के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, जो कि मैं समझ रहा हूँ आ जाएगी, क्योंकि उस वो शख्स कह रहा था कि इलेक्शन करवाएं, और मैं ये समझ रहा था कि ये इलेक्शन के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं आने देगा। ये चाहता है कि तभी मैं इलेक्शन को मानूंगा जब मैं गवर्नमेंट में बैठूंगा, जो कि मुमकिन नहीं था। तो अब ऊपर वाले ने कोई ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया और जो असलियत थी वो खुल के सामने आ गई, लोगों को असल चेहरा उसका नज़र आ गया। तो अब इलेक्शन के बाद अगर 5 साल के लिए यही इसी टाइप 19-20 करके अगर इत्तेहादी गवर्नमेंट बनती भी है
तो आपका 1-2 साल के अंदर आपका ये जो इकॉनमी में प्रेशर है ये थोड़ा सा ईज होता है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस बेहतर हो सकती हैं। गो के इकॉनमी में प्रेशर रहेगा 1-2 साल 3 साल, लेकिन अगर 5 साल की गवर्नमेंट हुई तो वो स्टेबल करने में खासे मुझे लगता है कामयाब हो जाएंगे। अच्छा इफ्तिखार अहमद साहब, मुझे ये समझ में नहीं आती बात कि अगर एक मुल्क की मईशत इतनी बदहाल हो और वो हिचकोले खा रहा हो और मईशत के लिए कितने कितने लोग, प्राइम मिनिस्टर्स, दीगर लोग अपनी कुर्सियां छोड़ देते हैं, भाई वो वजारत उज़्मा से हट जाते हैं, अपनी हुकूमतों को फारिग कर देते हैं कि मुल्क बच जाए। मेरी ये समझ से बिल्कुल बालातर है कि हम किस मुश्किल में फंस गए हैं या फंस गए थे, अब तो माजी का हिस्सा लग रहा है मुझे, कि पाकिस्तान की मईशत का गला दबाए जा रहे हैं, आप और मैं दिवालिया हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह से श्रीलंका बना दो या ये हालात पैदा कर दो सिर्फ कुर्सी के लिए। मेरी ये समझ से बाहर है वैसे बात। हाउ इज दिस सिंसेरिटी टू द कंट्री, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। और मुझे इस पीडीएम पे भी हैरत है कि इन्होंने क्यों लास्ट मिनट पे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके सारा का सारा तबाह किया सिस्टम। पीडीएम ने ऐसा क्यों किया, ये तो तारीख़ जब लिखी जाएगी और जब हक़ाइक़ बहुत होंगे हमारे सामने तो फिर ही हम जजमेंट दे सकते हैं। फिर वक्त तो ये है कि वो शख्स एक ख़ास किस्म की हुकूमत अपने हाथ में रखना चाहता था, जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उसका हो, DGISI भी उसका हो और तमाम चीज़ें उसके हाथ में हों। और उसका प्लान जो था वो अगले 5-7 साल से ज़्यादा का था और ये महसूस कर लिया तमाम क़ुव्वतों ने कि ये ऐसा करना चाह रहा है और फिर उसके अमल ने भी साबित कर दिया। यानी जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पे डिबेट होनी थी, आप रवैया स्पीकर का देख लें, डिप्टी स्पीकर का देख लें और फवाद का रवैया देख लें कि उन्होंने क्या हरकत की। और उसके बाद उस प्राइम मिनिस्टर ने उस असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया और सदर ने उसकी डिसोल्यूशन को मान भी लिया। तो आप इन सारी बातों को गालिबन भूल जाते हैं। मैं चूँकि साइंस, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे नज़दीक वो वाक़या बहुत अहम वाक़या था, क्योंकि अगर उस दिन वो कामयाब हो जाता तो फिर आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये हम ना कर रहे होते। और ये बिल्कुल सही बात है कि उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो ता हयात इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करे और उसके लिए उसकी मनसूबाबंदी बहुत अच्छी थी, उसकी मनसूबाबंदी में कोई ख़राबी नहीं थी। लेकिन जैसा कि दोस्त कह रहे हैं मोहसिन साहब कि कुछ अल्लाह को मंजूर होता है और वो अल्लाह को कुछ और मंजूर था, वरना वो तो बिल्कुल तैयार था। उसने जो हरकत उस रात की है वो तो ओपन है, उसके ख़िलाफ़ तो आर्टिकल 6 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। पता नहीं पीडीएम वाले इसमें नाकाम क्यों हैं। पीडीएम की नाकामियाँ तो बहुत सारी हैं। गवर्नेंस के मामले में पीडीएम पूरी तरह नाकाम हुई है। पंजाब में कोई गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है। जो FIRs बनाई गई उन FIRs में इतने लगूना हैं, इतने सुकम हैं कि उसकी बिना पे उसका फ़ायदा उन लोगों को पहुँच रहा है जिनकी तस्वीर हैं, जिनके वीडियो स्टेटमेंट्स हैं, जिनका एक्शन हम देख सकते हैं, उसको भी हम ज़मानतें मिल रही हैं। तो जहाँ तक कोताहियों का तल्लुक़ है, खामियों का तल्लुक़ है, वो तो इन मौजूदा हुक्मरानों के हैं। बाकी अल्लाह ताला ने आपकी मदद कर दी, आप डिफ़ॉल्ट से बच गए। श्रीलंका नहीं बन सकता, आई एम श्योर, लेकिन ऐसी कोई अच्छी हालत भी नहीं है। मेरा 100 रुपया किधर गया? जो मेरी जेब में 100 रुपया पड़ा था उसकी तो वैल्यू नहीं रहेगी। आप उसको कितनी देर अरसे में बाल करेंगे? मोहसिन साहब की बातें सुन के मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे अगर इलेक्शन हो जाते हैं और एक गवर्नमेंट बन जाती है तो उस गवर्नमेंट के बनने के 3 साल बाद तक ये सारी सूरत हाल रहेगी। आप मुझे बताएं कि 3 साल इंसान की ज़िंदगी में कितने अहम होते हैं। तो उसने जो तबाही करनी थी उसमें इस हद तक वो कामयाब रहा कि उसने पूरे सिस्टम को उखाड़ के रख दिया और ऐसे बॉबी ट्रैप्स बिछा दिए सिस्टम के अंदर कि हमें उन तमाम बॉबी ट्रैप्स को पहले निकालना होगा और फिर रास्ता साफ़ होगा। आबिद सुलेरी साहब कह तो रहे हैं ना, वो बता तो रहे हैं आपको कि IMF के साथ जब आप प्रोग्राम में जाएंगे, जबकि हुकूमत बड़ी खुश थी, बहुत अच्छे प्लेजेस मिले पाकिस्तान को, बिकॉज जो बदहाल तरीन सूरत हाल हुई सैलाब के बाद, आपने देखा पाकिस्तान में कितना बुरा सैलाब आया, कितने लोग मुतासर हुए, बहुत अच्छे प्लेजेस मिले जिनीवा में। और फिर मोहसिन बेग साहब ने भी कहा कि जितने भी हमारे दोस्त ममालिक हैं अब सारे के सारी जो शराइत हैं वो IMF से मुंसलिक है। आबिद सुलेरी साहब मुझे ये बताइएगा, अब नई गवर्नमेंट आएगी, IMF से दोबारा बातचीत होगी, या जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी बात की है कि जी वर्बल कमिटमेंट हो गई है, इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान का रुपया स्टेबल हो पाएगा
रिवर्स तो नहीं हो सकता मुझे नहीं लगता, लेकिन यहाँ रुक जाएगा या रिवर्स भी हो सकता है, अल्लाह बेहतर जाने। अब मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जी यास्मीन, मैं एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल रुपए की कदर पे मैं स्पेकुलेशन नहीं किया करता हूँ पब्लिकली, लेकिन ये जो अभी एक और चीज़ हम भूल रहे हैं कि जो बजट कल प्रेजेंट हुआ है ये उसी तरह से रिवाइज होगा जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब वाला बजट था। इस बजट में भी काफ़ी सारे अभी लूप होल्स हैं इसकी इनकम और एक्सपेंडिचर के, जिनको IMF चैलेंज करेगा, चूँकि हम IMF प्रोग्राम में रहना चाह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये नेशनल असेंबली में अप्रूवल से पहले इसका नंबर रिवाइज हो जाएंगे, जैसे कि मिफ्ता साहब के बजट के हुए थे, या उसके फ़ौरन बाद। और आपको इलेक्शन के बाद तो एक मिनी बजट जो है वो फौरी तौर पे आना है, क्योंकि इस बजट में हमने अखराजात तो दिखा दिए, लेकिन आमदनी कहाँ से आएगी वो पूरी नहीं हो रही है। मसले इसमें हमने 650 अरब रुपए कहा है कि सूबे अपने सरप्लस देंगे, वो नहीं खर्चेंगे, 650 अरब रुपया वो वापस कर देंगे, जो कि तारीख में कभी भी नहीं हुआ। हर हुकूमत रखती है प्रोविंशियल सरप्लस, लेकिन वो होता नहीं है। इसी तरह से IMF इस पे एतराज़ करेगी कि प्राइवेटाइजेशन चले। पहले बजट्स में ये होता था कि कुछ ना कुछ उसके नंबर रख दिए जाते थे को टोकन पूरा करने के लिए। अभी हमने सिर्फ 15 अरब रुपया रखा है प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड का, जिसका सादा मतलब ये है कि साढ़े वालों ना ही समझो हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाएंगे। उस पर भी IMF जो है वो क्लास लेगी। और जो तीसरी चीज़ है वो सूबों के तरक्याती बजट है। जो पंजाब का पिछला पूरे साल का तरक्याती बजट था वो था 700 अरब रुपए का। अभी जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है पंजाब केयर टेकर से गवर्नमेंट का 4 महीने के लिए, वो 486 अरब रुपए का है। यानी अगर आप उसको साल पे फैलाएं तो वो वफाक के PSGP से भी आगे निकल जाता है। 1200 कुछ अरब रुपए का वो तरक्याती बजट है पंजाब का। KP की भी कुछ ऐसी हालत है। तो IMF ये बजट जो है ये चेंज करवा रही होगी। अगर हुकूमत चेंज करती है, डिसिप्लिन में रहती है, तो फिर ये तवक्को की जा सकती है कि या तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो मामला तय कर लेगी और नई गवर्नमेंट आके उसको साइन करेगी, या नई हुकूमत आके फिर मुज़ाकरात शुरू करेगी और साइन करेगी। ये इसमें जितनी काफी पॉसिबिलिटी इस बात की है कि केयर टेकर करेगी और फिर नई हुकूमत साइन करेगी। बिकॉज कौन सी ऐसी हुकूमत है जो अपनी सारी लैंड माइन्स बिछाने के बाद कहे हाँ जी हम इलेक्शन में जा रहे हैं। वैसे ही उनके कोई हालात इतने अच्छे नहीं है, तो अब अगर वो ये भी कर लेते हैं तो फिर तो आई डोंट नो किस तरह वोट पड़ेगा। फिर तो मुझे लगता है पाकिस्तान में वोट इलेक्शन के दिन बहुत कम लोग निकलेंगे। जी मोस्ट प्रोबेबली ये जो भी केयर टेकर सेटअप होगा वो ये करेंगे ताकि फिर सारा इल्ज़ाम उन पे आ जाए और नई हुकूमत मुंतखब होने के बाद उसको साइन कर देगी। जितनी जल्दी ये साइन हो जाएगा उतनी जल्दी आपका डॉलर इनफ्लो शुरू हो जाएगा और उतनी जल्दी रुपया मुस्तहकम हो जाएगा। अगर ये लेट होता है तो फिर रुपया इसी तरह से वोलेटाइल रहेगा। मोहसिन बेग साहब, अभी पिछले दिनों एक बात चली थी जो बड़ी काफ़ी जगह कोट भी की गई, खबरों की जीनत भी बनी। फॉर्मर सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो पंजाब से कहा, उन्होंने कहा जब मैं चाहूँगा तब इलेक्शन होंगे। तो क्या इलेक्शन आपको मुमकिन तौर पर लगता है कि जब डार साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की, अगर हमारे कोई इत्तेहादी ऐसी बात कर रहे हैं तो हम उनको हम उनको क्या कह सकते हैं, हम उनको कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन ये हमारी राय नहीं है। आपको लगता है कि इलेक्शन हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में और हो जाना चाहिए? जैस्मिन, दो चीज़ें हैं, दो सिनेरियो चल रहे हैं। मेरे ख्याल में अगले बजट तक का इंतज़ार था, बजट पास होता तो उसके ऊपर डिबेट होगी। एक तो ये है कि आप 13 अगस्त को गवर्नमेंट ख़त्म करें और अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो नए सेंसेस हुए हैं, अगर आप उनके ऊपर इलेक्शन करवाना चाहते हैं और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जब तक क्लियर नहीं करती सारे सूबों के साथ, जो कि अभी आपने नए सेंसेस में भी देख लिया होगा, बहुत से लोगों ने कहा कि वो सेंसेस ठीक नहीं है। मैं भी समझता हूँ ठीक नहीं हुए। उसमें पंजाब को अंडर वोट किया गया, कराची की ग्रोथ 16% है, लाड़काना की 37% है। ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो नए सेंसिस को अगर उस पर आप जाएं तो आप जाके हल्का बंदियाँ और सारा कुछ कंप्लीट करते हुए आपको नवंबर और दिसंबर हो जाएगा। और नवंबर दिसंबर में हमारे मुल्क में आधा मुल्क बर्फबारी से ढका होता है, कभी इलेक्शन हुए। और अगर आप उसके बाद नवंबर दिसंबर के इलेक्शन में जाते हैं तो आगे रमज़ान आएगा, तो आप कहीं मई में जाके इलेक्शन करवाएंगे, जो कि सूटेबल नहीं है किसी के लिए भी। अब जरदारी साहब ने जो गुफ्तगू की, आई डोंट नो उनके जहन में क्या था कि जब मैं कहूँगा
ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने आइन और कानून को देख के उसके ऊपर चलते हुए और फिर आपने अपना पॉलिटिकल टाइमिंग देखनी है। ये टाइमिंग जरदारी साहब के लिए भी, नून लीग के लिए भी और पीडीएम में जितनी जमातें हैं उनके लिए सूटेबल है कि आप अगस्त में गवर्नमेंट ख़त्म करें और इलेक्शन में जाएं। ठीक, क्योंकि जिस शख्स ने ये सारा टर्मोइल किया हुआ था वो तो मुझे लगता है अगले 2 महीने में नजर नहीं आएगा आपको। तो कहाँ जाने वाले हैं वो? बेहतर ये है कि आप इस वक्त इलेक्शन में जाएं। 2 महीने में कहाँ जाने वाले ये हैं? तो अंदर अल्लाह या को पता बाहर? है, लेकिन नहीं मतलब पता तो आपको भी होगा थोड़ा बहुत, अंदर या बाहर? नहीं, बाहर तो वो मुमकिन नहीं है, अंदर ही जाएंगे, क्योंकि जितना खौफ उसको जेल से है और लोगों को जेलों में डलवा दिया उसने, अपने ओपोनेंट्स को बहुत अरसा जेलों में रखा। अपनी आई है तो वो कहता है बस मुझे कुछ भी करो, जेल ना जाना हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। जो आपने किया है, अल्लाह का कानून है, वो आपको इस दुनिया में भर के जाना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ ये दोनों सिनेरियोज में इलेक्शन पोस्टपोन, नई हल्केबंदियाँ, वो मेरे ख्याल में टाइम लग जाएगा। ये अगले बजट पास होते साथ ही आपको ये डिबेट नज़र आ जाएगी कि इलेक्शन में जाना है, तो फिर ये अगस्त में आपको गवर्नमेंट ख़त्म करनी पड़ेगी और इलेक्शन में जाना पड़ेगा, जिसका मैं भी हामी हूँ कि ये टाइम पॉलिटिकली सब लोगों के लिए बेहतर है। इफ्तिखार अहमद साहब, आप मोहसिन बेग साहब की इस बात से एग्री करते हैं कि आइन और कानून की देखते हुए और फिर हालात देखते हुए फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना ही अच्छा है, ताकि आगे कुछ स्टेबिलिटी तो हो ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहसिन बेग। पीडीएम की जमातों को पिछले साल मई में ही इलेक्शंस को अनाउंस कर देना चाहिए था। उस वक़्त ये इतने बुरे नहीं बने थे। इक़्तिसादी सूरत हाल की तमाम ख़राबी की जिम्मेदारी इन पर नहीं आ रही थी। इन्होंने 2 कानूनों में तरमीम करनी थी, नैब के कानून में तरमीम करनी थी और इलेक्शन के कवानीन में, वो इन्होंने कर ली थी जी। तो इनको 29-30 मई को डिज़ोल्व कर देना चाहिए था और इलेक्शन के लिए जाना चाहिए था। ये नहीं गए, वो बेहतर जानते हैं वो क्यों नहीं गए। अब फिर अगर आइनी तौर पे हम उस मुद्दत को का एहतराम नहीं करेंगे तो ये एक मुनासिब रवैया नहीं होगा। या तो फिर ये मौजूदा हुकूमत जो ख़ुद है, अगर ये आइन के एक आर्टिकल को इस्तेमाल करते हुए एक्सटेंशन चाहती है तो उनको खुल के कहना चाहिए, अभी कहना चाहिए। ये नहीं कि ये अगस्त के अंदर जाके ऐसा फ़ैसला करें। एक बात, और ये जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है मोहसिन बेग साहब ने, कि जो हल्का बंदियाँ हैं वो जाती हैं आपकी जो मरदमशुमारी उसके हवाले से, और ये इतना छोटा काम नहीं है कि जो 2 महीने में हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर इलेक्शन होते हैं तो मौजूदा जो मरदमशुमारी है उसके हवाले से होते हैं तो इसकी कोई इस कदम को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल समझा जाएगा या इसके ऊपर भी कोई पटिशन हो जाएगी, क्योंकि पटिशनें तो लोग लेके तैयार बैठे हैं हर काम के लिए, तो ये भी देखना होगा। दूसरी बात है, जो अब क्राइसिस एक नया आने वाला है, वो क्राइसिस है अदालतों का, कि क्या जो अदालतें बनाई जा रही हैं इन लोगों को सज़ा देने के लिए, क्या उनको तस्लीम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो अनदर क्राइसिस कमिंग। तो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे समझ नहीं आती कि पीडीएम वाले उसको कैसे निपटेंगे, क्योंकि उनमें वो संजीदगी नज़र नहीं मुझे आ रही जिस संजीदगी की अब इस वक्त ज़रूरत है ताकि अगला स्टेप उठाया जाए। मोहसिन बेग साहब, ये जो इफ्तिखार साहब ये कह रहे हैं कि ये है मतलब एक फीलिंग है कि एक्सटेंशन ले ली जाए मज़ीद एक शिक को इस्तेमाल करते हुए, तो फिर अगर एक्सटेंशन लेनी है तो इफ्तिखार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई आपने बजट दे दिया, आप खुल के फैसला करें, एक्सटेंशन लेनी है तो करें, फिर IMF से मुआहिदा करें और ख़त्म करें इस कहानी को। आप क्यों पाकिस्तान के रुपए पे इतना प्रेशर डाले चले जा रहे हैं? जैस्मीन, मेरे ख्याल में मैंने आपको अर्ज़ किया कि जैसे ही बजट आपका पास होता है तो ये डिबेट जो है वो ऑलरेडी ऑन है। ठीक। और जो हमारे फैसला करने वाले हल्के हैं वो इस बात पे सोच रहे हैं कि हमें इलेक्शन में ही जाना चाहिए। अगर देखिए कुछ चीज़ें ना ओवरलैप कर रही हैं। इफ्तिखार साहब ने कहा कि पिछली मई में इलेक्शन में जाना चाहिए। ये जो लड़ाई आपको सारी नज़र आई है, मेरे आप पिछले प्रोग्राम उठा लीजिए, मैं कहता था 2021 नवंबर में जो पोस्टिंग हुई एक साहब की, फैज़ साहब की, मैं कहता था ये पोस्टिंग होने दे और फिर हालात पाकिस्तान के बदल जाएंगे। ये सर्वाइव नहीं कर सकेगा ये शख्स जो अपने आप को खुदा ना खास्ता खुदा समझ के बैठा है। और उसके बाद आप देखिए कि दूसरा जो प्रेशर था वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट थी,
और मैं इनको ये कह रहा था कि आप किसी सूरत इलेक्शन में ना जाएं जब तक आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फैसला नहीं करते, क्योंकि इनकी प्लान्स कुछ और थे, वो मैं यहाँ रिवील नहीं कर सकता। लेकिन अब ये हालात ऐसे हैं कि बजट पास हो जाए, आप सोच के समझ के मेरा ख्याल है इलेक्शन में चले जाएं। नए हल्की बंदियाँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो ठीक नहीं हुई, उसमें बहुत सारे फ्लॉज पर्पसली दिए गए। आई डोंट नो वो किसका प्लान है। आप देखिए कि मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ, कराची में अगर 10 मंजिला बिल्डिंग है तो 2 मंजिलों पे मरतबशुमारी हुई, 8 मंजिलों को छोड़ दिया गया। जो वो कह रहे हैं कि हमें कुछ दे ना दे, हमें गिन तो ले। तो ये टाइम है इलेक्शन का, मेरा ख्याल है इलेक्शन का ही टाइम है और वक्त भी उसी का है, वो ही मुल्क के लिए बेहतरी है। इफ्तिखार अहमद साहब, मोहसिन बेग साहब और आबिद सुलेरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।